नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बना भारत। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 ने की सॉफ्ट लैंडिंग। ये कारनामा करने वाला पहला देश बना भारत। डाकघर विधेयक 2023 राज्यसभा में हुआ पेश। 1898 का कानून होगा रद्द। अब डाकघर जारी कर सकेगा डाक टिकट। आरबीआई ने जारी की स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट। नई निवेश योजनाओं में हुआ 80% का इजाफा। निवेश के मामलों में उत्तर प्रदेश रहा अव्वल। हिलेरी तूफान ने सबको चौंकाया। अमेरिका में मचाई भारी तबाही। आखिरी बार साल 1858 में आया था ऐसा तूफान। और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने साझा की एक्विडक्ट वाटर रिस्क एटलस रिपोर्ट। सालाना गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं 25 देश। सूची में भारत भी है शामिल। आइए अब खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। हाल ही में भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना परचम लहराया। भारत चांद की सतह पर कदम रखने वाला चौथा देश बन गया है। भारत से पहले अमेरिका, चीन और रूस ने यह उपलब्धि हासिल की है, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। गौरतलब है कि 23 अगस्त को इतिहास रचते हुए भारतीय समय अनुसार शाम 6:03 पर चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इसरो द्वारा निर्मित चंद्रयान-3 में एक लैंडर और रोवर शामिल है। लैंडर का नाम इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम रखा गया है। मिशन में शामिल रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। प्रज्ञान संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है बुद्धिमता। रोवर के पहियों पर इसरो का लोगो और अशोक स्तंभ बना हुआ है। रोवर के पहियों के माध्यम से चांद की धरती पर भारत ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। चांद की सतह का अध्ययन करने के लिए लैंडर विक्रम और रोवर पर कई प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं। इनमें एक है RAMBHA रंभा, यानी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। इसके माध्यम से चंद्रमा की सतह पर मौजूद इलेक्ट्रॉन और आयन का अध्ययन किया जाएगा। चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट के जरिए चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के थर्मल गुणों का अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा द इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग स्थल के पास चंद्र भूकंप को मापेगा। साथ ही चंद्रमा की परत और मेंटल की संरचना पर जानकारी एकत्रित की जाएगी। इसके साथ ही द अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और लौह जैसे तत्वों की मौजूदगी का पता लगाया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले भारत का चंद्रयान-2 मिशन पूर्णतः सफल नहीं हो पाया था और भारत का पहला मून मिशन साल 2008 में लॉन्च किया गया था। साल 2019 के दिसंबर में शुरू हुई कोरोना महामारी ने विश्व में जबरदस्त तबाही मचाई थी और तब से लेकर अब तक आए दिन इस महामारी के विषय में नई जानकारियां सामने आती रहती हैं। इसी बीच कोविड-19 वायरस का नया वेरिएंट सामने आया है जिसे BA.2.86 नाम दिया गया है। BA.2.86 से संक्रमित मरीज इजराइल, डेनमार्क, अमेरिका और यूके जैसे देशों में पाए गए हैं। केवल 3 मामलों का पता चलने के बाद ही WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अंडर मॉनिटरिंग वेरिएंट के रूप में नामित किया। इसके तहत इस वेरिएंट के फैलाव और लक्षणों पर नजर रखी जा रही है। हालांकि भारत में अब तक कोरोना के इस नए वेरिएंट के मरीज नहीं पाए गए हैं। आपको बता दें कि बीमारी की गंभीरता को देखते हुए WHO किसी कोविड-19 वेरिएंट को अंडर मॉनिटरिंग की सूची में शामिल करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले वेरिएंट की तरह BA.2.86 भी एक वायुजनित वायरस है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के छींकने और उसके संपर्क में आने से फैल सकता है। हालांकि BA.2.86 पिछले वेरिएंट की तुलना में कितना घातक है, इससे जुड़े तथ्य अब तक सामने नहीं आए हैं। बताते चलें कि WHO 3 श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न कोविड वेरिएंट की निगरानी करता है। ये हैं वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट और अंडर मॉनिटरिंग वेरिएंट। वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट के तहत वेरिएंट की गंभीरता और उसके प्रसार पर निगरानी रखी जाती है। साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य पर वेरिएंट के प्रभाव की समीक्षा की जाती है। वहीं वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न की बात करें तो इसके अंतर्गत वेरिएंट से होने वाले जोखिमों का आकलन किया जाता है। इसके अलावा पीड़ित रोगियों को देखभाल के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। वहीं अंडर मॉनिटरिंग वेरिएंट के तहत वेरिएंट के फैलाव और लक्षणों पर नजर रखी जाती है। हाल ही में भारत के बेंगलुरु शहर के कैम्ब्रिज लेआउट में 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन जनरल पोस्ट ऑफिस भवन से किया गया था। डाकघर का निर्माण IIT मद्रास के तकनीकी सहयोग से लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड द्वारा किया गया है।
ये अब तक की पहली भारतीय इमारत है जिसमें 3D तकनीक का प्रयोग किया गया है। ये तकनीक दीवारों के तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम होती है, जिससे हीटिंग या कूलिंग के लिए ऊर्जा की खपत कम हो सकती है। इस तकनीक में कच्चे माल के रूप में 30% फ्लाई ऐश का उपयोग किया गया है। वहीं पारंपरिक निर्माण विधियों की तुलना में इस तकनीक में शोर कम उत्पन्न होता है। इसके साथ ही इसमें प्रयोग की गई सामग्रियों से कार्बन उत्सर्जन कम होता है। यही कारण है कि इसे पर्यावरण के लिए अनुकूल माना जा रहा है। इस तकनीक की लागत कम होने के साथ ही ये समय की बचत भी करता है। 3D सिस्टम्स कॉरपोरेशन के अमेरिकी इंजीनियर चक हल को 1983 में 3D प्रिंटिंग का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। साल 2010 के आसपास इसमें मौजूद सभी खामियों को दूर करते हुए मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाने लगा। वर्तमान में इसके प्रचलन में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। इस तकनीक का प्रयोग विनिर्माण, शिक्षा, अंतरिक्ष तथा सुरक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। इस तकनीक में विभिन्न प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है। इनमें फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, स्टीरियोलिथोग्राफी, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, पाउडर बेड फ्यूजन और इंकजेट प्रिंटिंग शामिल है। हाल ही में डाकघर विधेयक 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था। विधेयक में डाकघर के कामकाज से संबंधित मामलों का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त करता है। अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार जहां भी डाक की स्थापना करेगी, उसे पत्र भेजने, एकत्र करने जैसे आकस्मिक सेवाओं का विशेषाधिकार प्राप्त होगा, जबकि विधेयक में ऐसे किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार का प्रावधान नहीं किया गया है। अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया जाता है, जबकि विधेयक के अनुसार डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार प्राप्त होगा। अधिनियम में किसी भी आपातकालीन स्थिति में डाक के माध्यम से भेजे जाने वाले शिपमेंट को रोका जा सकता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उनके द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई भी अधिकारी इस शिपमेंट को रोक सकता है, जबकि विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी अधिसूचना के माध्यम से शिपमेंट पर रोक लगा सकता है। अधिनियम के तहत डाकघर का प्रभारी अधिकारी किसी संदेहास्पद शिपमेंट की जांच कर सकता है। अधिकारी डाक प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या एजेंट द्वारा जांच में शामिल होने के लिए एक नोटिस भेज सकता है। अगर डाक प्राप्तकर्ता जांच में शामिल नहीं होता है तो महानिदेशक 2 गवाहों की उपस्थिति का निर्देश दे सकता है। हालांकि विधेयक में इस प्रक्रिया को हटा दिया गया है। अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों जैसे डाक वस्तुओं की चोरी, हेराफेरी जैसे मामलों में 7 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। साथ ही प्रतिबंधित की गई वस्तुओं को डाक के माध्यम से भेजने पर 1 साल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। लेकिन विधेयक में केवल उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान नहीं की गई राशियों को ही अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इसकी वसूली भू राजस्व के रूप में की जाएगी। उधर अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित हो गया है। प्रस्तावित विधेयक अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करता है। विधेयक में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी बिचौलियों की सूची तैयार करके प्रकाशित कर सकते हैं। बिचौलिया या दलाल ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी कानूनी व्यवसाय में वकील को रोजगार प्रदान कराने के लिए खुद प्रस्ताव करता है या प्रस्ताव प्राप्त करता है। बिचौलिया इस कार्य के लिए भुगतान भी प्राप्त करते हैं। जो अधिकारी बिचौलियों की सूची तैयार करेंगे वो अधीनस्थ न्यायालय को ऐसे व्यक्तियों की जांच करने का आदेश दे सकते हैं जिन पर बिचौलिया होने का संदेह हो। जब व्यक्ति बिचौलिया साबित हो जाता है तो उसका नाम सूची में शामिल हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को सूची में शामिल करने से पहले संबंधित कारणों को बताया जाएगा। प्रावधानों के अनुसार बिचौलियों की सूची में नामित ऐसे व्यक्तियों को अदालत परिसर में प्रवेश से बाहर रखा जाएगा। साथ ही इस कानून के उल्लंघन पर 3 महीने तक की कैद या 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। दूसरी ओर अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 संसद से पारित हो गया। ये विधेयक 2002 के विधेयक अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन अधिनियम में संशोधन करता है। विधेयक के तहत अन्वेषण और उत्पादन के अधिकार के लिए एक समग्र लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। समग्र लाइसेंस के तहत लाइसेंस धारक को 3 साल के भीतर अपना अन्वेषण पूरा करना होगा, जबकि लाइसेंस धारक द्वारा आवेदन किए जाने पर इसे 2 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। अधिनियम के तहत लाइसेंस धारक को 30 साल के लिए उत्पादन पट्टा दिया जाता है। साथ ही इसे आगे के लिए 20 वर्षों तक बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं विधेयक के तहत उत्पादन पट्टा 50 वर्षों के लिए वैध होगा। विधेयक में यह भी कहा गया है कि परमाणु खनिजों के मामले में अन्वेषण, उत्पादन और मिश्रित लाइसेंस केवल सरकार या सरकारी कंपनियों को दिए जाएंगे। परमाणु खनिजों को खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 में परिभाषित किया गया है। इनमें पिच ब्लेंड और यूरेनियम अयस्क, मोनाजाइट, यूरेनियम या थोरियम युक्त दुर्लभ पृथ्वी खनिज आदि शामिल हैं। विधेयक के अनुसार निजी संस्थानों को लाइसेंस व उत्पादन पट्टे के लिए प्रतिस्पर्धी बोली लगाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही विधेयक में उन सभी लाइसेंस व उत्पादन पट्टे को अमान्य कर दिया जाएगा जिनका आवेदन विधेयक के प्रभाव में आने से पहले किया गया था।
अधिनियम के तहत अपतटीय खनन के लिए एक ब्लॉक का आकार 5 मिनट अक्षांश और 5 मिनट देशांतर है, जबकि विधेयक में इसे घटाकर 1 मिनट अक्षांश और 1 मिनट देशांतर कर दिया गया है। विधेयक के मुताबिक एक अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी। रियायत प्राप्त करने वाले धारक ट्रस्ट को राशि का भुगतान करेंगे। इस निधि का उपयोग अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण, खनन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और आपदा के समय राहत देने जैसे उद्देश्यों में किया जाएगा। कानून में बिना लाइसेंस के किसी भी गतिविधि पर 5 साल तक की कैद और 50,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। वहीं संशोधन विधेयक के तहत जुर्माने की राशि बढ़ाकर 5 से 10 लाख रुपए तक कर दी गई है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित एक रिपोर्ट साझा की है। आरबीआई के मुताबिक साल 2022-23 में पिछले 8 वर्षों से अधिक पूंजीगत खर्च रहा है। इसके साथ ही नई निवेश योजनाओं में लगभग 80% की वृद्धि दर्ज की गई है। इनमें 57% हिस्सेदारी 5 राज्यों की रही। इन 5 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे अधिक यानी 16.2% रही। उत्तर प्रदेश ने 43,180 करोड़ रुपए का निवेश किया है। वहीं 14% हिस्सेदारी के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर है। इनके अलावा तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर क्रमशः ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटक रहे। वहीं दूसरी तरफ बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं में कुछ राज्यों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। नए निवेश प्राप्त करने की तालिका में केरल, गोवा और असम ने निचला स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट के अनुसार केरल को कुल निवेश योजनाओं का केवल 0.9% प्राप्त हुआ। वहीं दूसरी तरफ असम को 0.7% और गोवा को महज 0.8% हासिल हुआ है। इसके अलावा हरियाणा और पश्चिम बंगाल भी कई निवेश परियोजनाएं प्राप्त करने में विफल रहे। इन राज्यों ने कुल परियोजनाओं का महज 1% हिस्सा हासिल किया है। आपको बता दें कि साल 2022-23 के दौरान 547 परियोजनाओं को बैंक और वित्तीय संस्थानों से सहायता प्राप्त हुई, जिनका मूल्य लगभग 2,66,547 करोड़ रुपए है। जबकि वर्ष 2021-22 के दौरान महज 401 परियोजनाओं को ही वित्तीय संस्थानों से सहायता मिली थी। साथ ही ये बताया गया कि 2022-23 के दौरान बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की कुल लागत में ग्रीन फील्ड परियोजनाओं में निवेश की हिस्सेदारी करीब 93.1% रही। हाल ही में अमेरिका में तूफान हिलेरी ने जमकर तबाही मचाई। हालांकि अमेरिका में तूफान का आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हिलेरी तूफान अपने आप में काफी अलग है। दरअसल अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में उष्णकटिबंधीय तूफान का आना एक असामान्य घटना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिरी बार साल 1858 में दक्षिणी कैलिफोर्निया में उष्णकटिबंधीय तूफान आया था। गौरतलब है कि तूफान बनने के लिए पहली शर्त यह है कि समुद्र के पानी का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। इस सीमा से नीचे तापमान पर तूफान नहीं बनेगा। साथ ही समुद्री सतह पर निम्न वायुदाब तूफान के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। समुद्र की सतह का उच्च तापमान तूफान और उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अधिक तीव्र बना सकता है। गर्म तापमान से महासागरों से हवा में गर्मी के स्थानांतरण के साथ साथ वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जब तूफान गर्म महासागरों में यात्रा करता है तो वो अधिक जल वाष्प और गर्मी एकत्र करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जब तूफान जमीन पर पहुंचता है तो तेज हवाएं, भारी वर्षा और अधिक बाढ़ लेकर आता है। हिलेरी तूफान अमेरिका के पश्चिमी तट पर आया है। आपको बता दें कि अमेरिका का पश्चिमी तट ठंडा है। पश्चिमी तट के साथ प्रशांत क्षेत्र में ठंडी धारा ठंडे पानी को उच्च अक्षांशों से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की ओर ले जाती है। इससे तूफान के बनने की संभावना और कम हो जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण हम इस असामान्य भौगोलिक घटना के साक्षी बन रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि महासागरों ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से उत्पन्न 90% अतिरिक्त गर्मी को अवशोषित कर लिया है। इसके कारण समुद्री सतह का औसत तापमान 1850 के बाद से 0.9 डिग्री सेल्सियस और पिछले 4 दशकों में 0.6 डिग्री सेल्सियस के करीब बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन श्रीलंका के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश करने की जद्दोजहद में लगा है। रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीलंका चीनी जहाज को देश में ठहरने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। श्रीलंका के इस कदम से भारत की चिंता बढ़ गई है। दरअसल चीनी अनुसंधान पोत शी यान 6 के अक्टूबर में समुद्री अनुसंधान गतिविधियों के लिए श्रीलंका पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि यात्रा के लिए अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है। चीनी अनुसंधान पोत शी यान 6 1115 DWT या डेड वेट टनेज की वहन क्षमता वाला सर्वेक्षण पोत है। इसकी कुल लंबाई 90.6 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर बताई गई है।
अपने बयान में भारत ने इस बात की आशंका जताई है कि श्रीलंकाई बंदरगाह के रास्ते में जहाज के ट्रैकिंग सिस्टम भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों पर जासूसी करने का प्रयास कर सकते हैं। दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है जब चीन ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया है। बीते वर्ष भी श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीनी जासूसी जहाज युआन वांग 5 ने दस्तक दी थी। चीनी जहाज के ठहरने की खबर ने भारत और श्रीलंका के बीच एक बड़ा राजनयिक टकराव पैदा कर दिया। गौरतलब है कि श्रीलंका अभी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में विश्व के अन्य देशों के साथ चीन और भारत ने भी वित्तीय संकट से निकलने में उसकी मदद की है। लेकिन श्रीलंका चीन का बड़ा कर्जदार है और इस कर्जदारी से चीन अपना हित साधने में लगा हुआ है। हाल ही में WRI यानी वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने वैश्विक जल संकट से संबंधित रिपोर्ट साझा की है। एक्वेडक्ट वाटर रिस्क एटलस नामक रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में 25 देश सालाना बेहद उच्च जल तनाव का सामना कर रहे हैं। 25 देशों की इस सूची में भारत सहित बहरीन, कुवैत, लेबनान, ओमान, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक विश्व की 1/4 आबादी नवीकरणीय जल आपूर्ति का 80% से अधिक उपयोग सिंचाई, पशुधन, उद्योग और घरेलू जरूरतों के लिए करती है। आपको बता दें कि नवीकरणीय जल का तात्पर्य ऐसे जल से है जिसकी लगातार पूर्ति होती रहती है। नवीकरणीय जल के स्रोत में मुख्यतः बारिश और बर्फ के रूप में होने वाली वर्षा शामिल है। पृथ्वी पर सतही जल का करीब 3% हिस्सा नवीकरणीय जल के रूप में मौजूद है। WRI रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर दुनिया की लगभग 50% आबादी साल के कम से कम 1 महीने के लिए अत्यधिक जल संकट की स्थिति में गुजारा करती है। साल 2050 तक ये संख्या 60% के करीब पहुंच सकती है। अध्ययन के अनुसार साल 2050 तक वैश्विक जल मांग में करीब 20 से 25% तक की वृद्धि होने का अनुमान है। आंकड़ों के अनुसार 2050 तक वैश्विक GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद का 31% हिस्सा जलीय संकट से प्रभावित होगा। इसके साथ ही शोध में बताया गया है कि विश्व के 4 देशों के कारण वैश्विक GDP का आधे से अधिक हिस्सा प्रभावित होगा। ये 4 देश भारत, मैक्सिको, मिस्र और तुर्की हैं। आपको बता दें कि किसी क्षेत्र को जल तनाव में तब कहा जाता है जब पानी की मांग उपलब्ध मात्रा से अधिक हो जाती है। साथ ही लोग खराब गुणवत्ता वाले जल के उपयोग के लिए बाधित हो जाते हैं। हालांकि भारत ने जलीय संकट से निकलने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। जल की उपलब्धता, संरक्षण और गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना आदि के माध्यम से जल संरक्षण और पानी के किफायती प्रयोग पर जोर दिया गया है। हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने GIDH यानी ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया। G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के दौरान इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। GIDH विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रबंधित एक नेटवर्क होगा। इसमें मुख्यतः 4 मूलभूत स्तंभों पर ध्यान दिया जाएगा। इन 4 मूलभूत स्तंभों के माध्यम से किसी भी देश की डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली का रिकॉर्ड रखा जाएगा। पहले स्तंभ के तौर पर ट्रैकर की सहायता से डेटा दर्ज किए जाएंगे। वहीं दूसरे स्तर पर हर देश का अपना रिसोर्स पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें स्वास्थ्य संबंधी डेटा मौजूद होंगे। वहीं तीसरे स्तर पर एक ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स की स्थापना की जाएगी। चौथे और आखिरी स्तर पर जानकारी एकत्र करना और साथ ही आपस में उसका आदान प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में डिजिटल इन हेल्थ अनलॉकिंग द वैल्यू फॉर एवरीवन नामक एक रिपोर्ट भी साझा की गई। ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य, वित्त पोषण, सेवा वितरण, निदान, चिकित्सा, शिक्षा, महामारी से निपटने की तैयारी, जलवायु एवं स्वास्थ्य प्रयासों पर जोर दिया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणालियां उपलब्ध स्वास्थ्य डेटा का 5% से भी कम उपयोग करती हैं, जिसका अर्थ है कि स्वास्थ्य संबंधी निर्णय डेटा पर आधारित नहीं होते हैं। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि डिजिटल तकनीक और डेटा विशेष रूप से पुरानी बीमारियों को रोकने और प्रबंधित करने में सहायक हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक साक्ष्य आधारित डिजिटल निवेश से देश के स्वास्थ्य प्रणाली की लागत में 15% तक की बचत हो सकती है। तो चलिए खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। करंट न्यूज बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। भारत की चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इस मिशन में एक लैंडर और रोवर शामिल है। मिशन में शामिल लैंडर का नाम प्रज्ञान और रोवर का नाम विक्रम रखा गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं।
दूसरा प्रश्न है 3D प्रिंटिंग तकनीक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इस प्रकार है। कथन है, अमेरिकी इंजीनियर चक हल द्वारा 1983 में 3D प्रिंटिंग का आविष्कार किया गया। इस तकनीक का प्रयोग विनिर्माण, शिक्षा, अंतरिक्ष तथा सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। हाल ही में बेंगलुरु का डाकघर भवन विश्व की पहली 3D प्रिंटेड इमारत है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, कैपिटल आउटले रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2022-23 में नई निवेश योजनाओं में सबसे अधिक निवेश तमिलनाडु ने किया है। इस रिपोर्ट में अंतिम स्थान पर बिहार है। रिपोर्ट के मुताबिक नई निवेश योजनाओं में लगभग 80% की वृद्धि दर्ज की गई है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, उपरोक्त सभी या कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी तूफान हिलेरी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात की श्रेणी में आता है। इसकी उत्पत्ति अटलांटिक महासागर में हुई है। यह महासागर के ठंडे क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। उपरोक्त में से कितने कथन गलत हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, एक्वेडक्ट वाटर रिस्क एटलस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसके अनुसार वार्षिक स्तर पर 25 देश गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। जलीय संकट का सामना कर रहे देशों की सूची में भारत शामिल नहीं है। उपरोक्त में से कितने कथन गलत हैं? केवल एक, केवल दो, उपरोक्त सभी या कोई भी नहीं। इन प्रश्नों के सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtieyes.com पर। साथ ही दृष्टि आइज के हिंदी, अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने फ्लड वॉच नामक एक ऐप लॉन्च किया। इसकी खासियत यह है कि यह एक दिन पहले ही बाढ़ की संभावनाओं का पूर्वानुमान लगा सकता है। यह ऐप देश के विभिन्न स्टेशनों पर बाढ़ की संभावनाओं पर 7 दिवसीय सलाह भी प्रदान करता है। ऐप में भारत का एक नक्शा बनाया गया है, जिसमें देश भर के जल स्टेशनों को अलग अलग रंगों से बनी गोलाकार आकृति से दर्शाया गया है, जिनमें हरे रंग से निर्मित वृत्त सामान्य स्थिति को दर्शाता है, तो वहीं पीला रंग सामान्य से ऊपर, नारंगी गंभीर और लाल अत्यंत गंभीर खतरे का संकेत देता है। फ्लड वॉच सटीक और समय पर बाढ़ पूर्वानुमान के लिए उपग्रह डाटा विश्लेषण और वास्तविक समय की निगरानी जैसी उन्नत तकनीकों का प्रयोग करता है। हाल ही में विश्व जल सप्ताह का आयोजन किया गया। 20 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक जल सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष विश्व जल सप्ताह की थीम थी परिवर्तन के बीच। गौरतलब है कि विश्व जल सप्ताह की शुरुआत साल 1991 में हुई थी। वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। बताते चलें कि जहां विश्व जल सप्ताह का आयोजन मुख्यतः अगस्त में किया जाता है, वहीं विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के एक समारोह में नमोह 108 नामक कमल की किस्म का अनावरण किया। 108 पंखुड़ियों वाला यह कमल बेहद खास है। मणिपुर में फूल की यह प्रजाति पाई जाती थी। फूल के जीनोम को अनुक्रमित किया गया है। यह भारत में कमल की एकमात्र किस्म है जिसमें जीनोम अनुक्रमित किया गया है। वहीं कमल का नाम नमोह रखा गया है, जो कि एक संस्कृत शब्द है। बताते चलें कि नमोह का अर्थ हिंदी में प्रणाम होता है। यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी UNFDA ने हाल ही में नवजात शिशुओं को रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस यानी RSV के पहले टीके को मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण फाइजर द्वारा किया गया है। टीके को माताओं को उनकी गर्भावस्था के अंत में दिया जाता है। यह शिशुओं को उनके जीवन के पहले 6 महीने तक सुरक्षा प्रदान करता है। बता दें कि रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस एक प्रकार का श्वसन वायरस है। यह व्यक्ति के फेफड़े और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इस बीमारी से आमतौर पर बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित होते हैं। इसके ज्यादातर मामलों में सामान्य सर्दी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन चरम स्थिति में यह निमोनिया और ब्रोंकियोलाइटिस का रूप ले लेता है। हाल ही में स्टैनफोर्ड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 नामक एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में भारत में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने गिटहब में AI से संबंधित परियोजनाओं में 24% से अधिक का योगदान दिया है। वहीं यूरोपीय संघ यूनाइटेड किंगडम द्वारा 17.3% और संयुक्त राज्य अमेरिका का योगदान 14% रहा। रिपोर्ट की माने तो AI प्रकाशनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2010 के 2 लाख से बढ़कर 2021 तक 5 लाख हो गई है। साल ही 2011 के बाद से गिटहब पर AI संबंधित परियोजनाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जो 2011 की 1536 परियोजनाओं से बढ़कर 2022 तक 3,47,934 हो गई है।
बीते दिनों चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में पूर्व क्रिकेटर श्री सचिन तेंदुलकर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौते के तहत सचिन तेंदुलकर चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन बनेंगे। यह समझौता 3 साल के लिए किया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि सचिन तेंदुलकर मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही समझौते का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से शहरी आबादी और चुनावी प्रक्रिया के बीच मौजूद अंतर को कम करना है। बता दें कि पिछले साल अभिनेता पंकज त्रिपाठी को राष्ट्रीय आइकन बनाया गया था। हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की। अध्ययन का शीर्षक फैनिंग द फ्लेम G20 प्रोवाइड्स रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर फॉसिल फ्यूल्स है। इसके अनुसार G20 सदस्यों ने 2022 में जीवाश्म ईंधन का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक धन में रिकॉर्ड लगभग 116 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। यह रिपोर्ट तब आई जब शिखर सम्मेलन के लिए हो रही बैठक में जलवायु परिवर्तन को शामिल किया गया है। ऐसे समय में ये आंकड़े यह बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते विनाशकारी प्रभावों के बावजूद G20 सरकारें जीवाश्म ईंधन में भारी मात्रा में सार्वजनिक धन खर्च कर रही हैं। हल्के लड़ाकू विमान SLP-7 तेजस ने 23 अगस्त 2023 को गोवा के तट पर स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक किया गया। अस्त्र एक अत्याधुनिक BVR हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो अत्यधिक कलाबाजी वाले सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों को भेदने और नष्ट करने में सक्षम है। मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, रिसर्च सेंटर इमारत और DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना और फिलीपीन तटरक्षक बल के बीच एक SOP यानी मानक संचालन प्रक्रिया पर दस्तखत हुए हैं। यह SOP व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान से संबंधित है। बता दें कि व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन के तहत जहाजों की पहचान, स्थान और आवाजाही पर डेटा साझा किया जाता है। इस समझौते ज्ञापन का उद्देश्य समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया के क्षेत्र में दोनों तटरक्षकों के पेशेवरों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना है। इस समझौते से व्यापारी शिपिंग यातायात यानी मर्चेंट शिपिंग ट्रैफिक पर सूचना के आदान प्रदान को संचालित करने में सुविधा होगी। साथ ही एक क्षेत्र में सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र की सुनिश्चितता बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS सुनैना दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह पर पहुंचा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने के अवसर पर इस यात्रा का आयोजन किया गया था। डरबन बंदरगाह में प्रवेश करने से पहले जहाज दक्षिणी अफ्रीकी नौसेना के SAS किंग सेखुखुने प्रथम के साथ अभ्यास में शामिल हुआ। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाना है। यात्रा के दौरान दोनों नौसेनाएं बातचीत के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा भी करेंगी। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।